शाखा खाते का बहुविकल्पीय प्रश्न या MCQ ऑन ब्रांच अकाउंट्स के बारे में जो क्वेश्चन हमने बनाया है, उसमें ब्रांच किसको कहते हैं कि जब हम एक प्रकार के व्यवसाय अनेक स्थानों पर खोले जाते हैं तो उसको शाखा या ब्रांच कहते हैं, और जहाँ से उसका कंट्रोल होता है उसको हम हेड ऑफिस या प्रधान कार्यालय कहते हैं। हेड ऑफिस जो है ब्रांच का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करती है, उसके लिए ब्रांचों के प्रकार पर डिपेंड होता है। ब्रांच आपके स्वतंत्र शाखा, आश्रित शाखा और विदेशी शाखा होती है। आश्रित शाखा यानी जिसको हम डिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं, उसके सारे खाते रखे जाते हैं हेड ऑफिस के बुक्स में, और हेड ऑफिस ही ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करती है। उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि या देनदार विधि, जिसको हम स्टॉक मेथड या डेटर्स मेथड कहते हैं। दूसरा फाइनल अकाउंट मेथड, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और तीसरा जो है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, जिसको हम अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। तो डेटर सिस्टम या जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, उसके अंतर्गत ब्रांच का प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए एक जो अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, या इसको की जगह पर हम ब्रांच अकाउंट ही बनाते हैं। ब्रांच अकाउंट जब बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड में जो उसके सारे खर्चे ब्रांच के ऊपर लागत लगी है वो लिखते हैं। क्रेडिट साइड में ब्रांच से जो मिला है या ब्रांच से जो इनकम हेड ऑफिस को रही वो लिखते हैं। डिफरेंस इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। इसलिए ब्रांच अकाउंट जो है हेड ऑफिस की बुक्स में ये नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र का खाता है, क्योंकि एक तरफ इसके ब्रांच के एक्सपेंडिचर और दूसरी तरफ ब्रांच से जो मिला इनकम लिखी जाती है। इसके बाद जो है ब्रांच अकाउंट अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम इज़ ए, यानी कि अगर हम रहतिया एवं देनदार विधि या जिसको हम ये कहते हैं कि अप्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट मेथड, इसके अंतर्गत हेड ऑफिस जो है ब्रांच का प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए वो मुख्य रूप से ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब स्टॉक डेटर्स मेथड में बनाए जाते हैं। जो ब्रांच अकाउंट ये बनाया जाता है उसमें ये केवल दिखाते हैं कि ब्रांच के पास कितनी इनकी ओपनिंग संपत्तियां थी, जैसे ब्रांच कैश क्या है, ब्रांच गुड्स एंड टू ब्रांच क्या है, ये सारी चीज़ें, और लास्ट में कितना बचा है। तो इस तरीके से ब्रांच का कि यहाँ कितना हेड ऑफिस की कुल असेट्स आ रही है वो ब्रांच अकाउंट में लिखी जाती है, और इसलिए ब्रांच अकाउंट असेट्स अकाउंट यानी एक रियल अकाउंट या वास्तविक खाता माना जाता है। अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत हम ब्रांच अकाउंट को क्या मानते हैं, रियल अकाउंट या वास्तविक खाता मानते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि व्हेन ब्रांच ए सेंड्स गुड्स टू ब्रांच बी, जब ब्रांच बी को माल ब्रांच ए द्वारा भेजा जाता है तो उसका एंट्री हम किस तरीके से ब्रांच ए में करेंगे या एक ब्रांच के दूसरे ब्रांच में कैसे किया जाता है। तो जब हम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन कहते हैं। जो ब्रांच भेजती है या जो ब्रांच पाती है वो डायरेक्ट ब्रांच को डेबिट क्रेडिट नहीं करती है, बल्कि वो ये मान करके चलती है कि हेड ऑफिस के ज़रिए उसको मिला है। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को जो भी ट्रांसफ़र होंगे, चाहे गुड्स के होंगे, चाहे कैश के होंगे, चाहे डेटर्स के ट्रांसफ़र होंगे, ये मान करके चलेंगे कि रिसीविंग ब्रांच ये मान करके चलती है कि वो हेड ऑफिस से प्राप्त हो रहा है, और सेंडिंग ब्रांच ये मान करके चलती है कि हेड ऑफिस को भेजा जा रहा है। तो इस तरीके से जो ब्रांच ए किसको डेबिट करेगी, हेड ऑफिस अकाउंट लिखा है, ब्रांच बी अकाउंट लिखा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखा है, और परचेज अकाउंट लिखा है। तो कोई भी ब्रांच अगर भेजेगी तो ब्रांच को डेबिट न करके हेड ऑफिस अकाउंट को डेबिट करेगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो हेड ऑफिस अकाउंट का होगा। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि द कैश एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ ए ब्रांच आर 50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली, यानी एक शाखा की नकद बिक्री और उधार बिक्री क्रमशः कितनी है, 50,000 और 1 लाख है। देनदारों से प्राप्त रकम 80,000 है। देनदार विधि यानी डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत शाखा खाते में कितना अमाउंट लिखा जाएगा।
जब हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट बनाती है तो डेबिट साइड में उसके कॉस्ट यानी उसके खर्चे लिखती है, क्रेडिट साइड में जितना ब्रांच से मिलता है। ब्रांच से क्या मिलेगा, एक तो जो कैश सेल्स होता है वो मिलती है, और दूसरा रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स यानी जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो देनदार हैं, उनसे कितना मिला, ये दोनों टोटल ही हेड ऑफिस को प्राप्त होता है और जो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो कैश सेल्स इसमें दिया है 50,000 और डेटर्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स दिया कितना 80,000। 50,000 और 80,000 ये दोनों ही मिलेगा, यानी 1,30,000 रुपया ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इसलिए आंसर 1,30,000 रुपया होगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि गुड्स आर सेंट एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। शाखा को माल 20% प्रॉफिट पर भेजा जाता है, यानी कि कास्ट में 20% प्रॉफिट जोड़ा जाता है, लेकिन वो प्रॉफिट किसका होता है, सेल्स का होता है। व्हेन ब्रांच स्टॉक डिस्क्लोजेज ए सरप्लस ऑफ ₹20,000, मतलब कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो मेमोरेंडम स्टॉक बनाया गया उसमें 20,000 रुपये का सरप्लस स्टॉक आया। ये सरप्लस स्टॉक किस पर होगा, 20,000 रुपया, ये इनवॉइस प्राइस यानी इसमें 20% प्रॉफिट शामिल होगा। तो ये प्रॉफिट इंक्लूड करके 20,000 रुपया दिया है, इसलिए इसका जो स्टॉक रिजर्व होगा या इसमें जो प्रॉफिट के लिए हम प्रोविज़न करेंगे वो 20% निकालेंगे। किसका, 20,000 का। 20,000 का 20% कितना होगा, 4,000 रुपया होगा। यानी प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल जो विक्रय मूल्य पर भेजा गया है 20% लाभ लेकर, वो 20,000 रुपये का जो आधिक्य है वो 4,000 रुपया कहाँ लिखा जाएगा, ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। किस साइड में लिखा जाएगा, सरप्लस है तो सरप्लस किधर आता है, जब क्रेडिट साइड स्टॉक का ज़्यादा होती है, डेबिट साइड कम होता है, तो उसके डेबिट साइड में हम टू सरप्लस लिखते हैं, और इसका 4,000 रुपया जो ज़्यादा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यानी कि बाई स्टॉक रिजर्व अकाउंट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन जो है, स्टॉक रिजर्व इन रिलेशन टू क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स। क्लोजिंग स्टॉक किधर लिखा जाता है, ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड में, इसलिए उसका कोई भी एडजस्टमेंट होगा प्रॉफिट वाला या जिसको हम स्टॉक रिजर्व करते हैं उसको किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में यानी रिवर्स साइड में। तो अंतिम रहतिया के संबंध में रहतिया संचय लिखा जाता है किस साइड में, डेबिट साइड में। कहाँ पर, ब्रांच अकाउंट के, क्योंकि ब्रांच अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में होता है, इसलिए उसका एडजस्टमेंट स्टॉक रिजर्व के रूप में हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। इसके बाद जो है 7वां क्वेश्चन डेप्रिसिएशन या ह्रास का होता है। तो ब्रांच अकाउंट में ह्रास यानी असेट्स पर ह्रास लिखने का क्या नियम होता है कि हम डेप्रिसिएशन की एंट्री ब्रांच अकाउंट में नहीं करते हैं। असेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट साइड में लिखते हैं, और असेट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है आफ्टर डेप्रिसिएशन यानी रिटन डाउन वैल्यू, उसको हम ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए डेप्रिसिएशन के बारे में जो लिखा है सोन इन ब्रांच अकाउंट, ये नहीं है। नॉट अकाउंटेड, इसकी गणना नहीं की जाती है। नॉट सोन इन ब्रांच अकाउंट सेपरेटली, यानी ब्रांच अकाउंट में अलग से हम नहीं दिखाते हैं, यानी ये श्री की वो होगा आंसर। जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है ब्रांच अकाउंट में अलग से नहीं दिखाते हैं, बल्कि करते क्या हैं कि असेट्स अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है या कास्ट प्राइस है वो डेबिट साइड में लिखी जाएगी, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके हम क्रेडिट साइड में ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में लास्ट में लिखते हैं। अब इसके बाद है कि पेटी एक्सपेंसेस विल बी सोन एज फॉलोज अंडर डेटर्स मेथड या डायरेक्ट मेथड। हम पेटी एक्सपेंसेस या पेटी कैश को ब्रांच अकाउंट में डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत कैसे लिखते हैं। तो जो ओपनिंग पेटी कैश होता है, साल के शुरू में पेटी कैश होता है, ब्रांच अकाउंट बनाते समय उसको डेबिट में लिखते हैं, और ब्रांच के क्रेडिट साइड में जो पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको लिखते हैं, और ड्यूरिंग द ईयर यानी साल भर में जो ब्रांच को पेटी कैश के लिए कैश हेड ऑफिस ने भेजा है उसको डेबिट साइड में लिखते हैं।
यानी डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस हो गया और हेड ऑफिस द्वारा भेजा गया कैश हो गया डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ये क्लोजिंग बैलेंस जो आता है ओपनिंग बैलेंस प्लस उसमें जोड़ देते हैं कि हेड ऑफिस ने जो कैश भेजा है वो जोड़ देंगे, और ब्रांच ने जितना पेटी कैश खर्चा किया वो माइनस करके दिखाते हैं। इसलिए इसके बारे में जो नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच अकाउंट पेटी एक्सपेंसेस है, इट इज़ सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ब्रांच, ये भी नहीं है। सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द जनरल प्रॉफिट लॉस, ये भी नहीं है। इसके बाद ये जो नंबर डी वाला लिखा गया है कि ओनली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश विल बी सोन ऑन द क्रेडिट साइड, ये सही लिखा है। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग बैलेंस प्लस कैश सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी एक्सपेंसेस माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई ब्रांच, ये इस तरीके से हम जो लास्ट बैलेंस बचेगा उसको लिखते हैं। इसके बाद जो है हेड ऑफिस सेंड गुड्स एट कॉस्ट एंड इंस्ट्रक्ट द ब्रांच टू सेल गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। हेड ऑफिस जो है शाखाओं को माल लागत मूल्य पर भेजती है, लेकिन निर्देश देती है कि वो 20% सेलिंग प्राइस पर बेच करके जोड़ करके तब माल को बेचें। तो व्हाट इज़ टू टोटल सेल्स इफ, ये कह रहे हैं कि कितना सेल्स होगा अगर ओपनिंग स्टॉक है 17,500, गुड्स सेंड टू ब्रांच है 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30,000, ये सब कॉस्ट प्राइस पर दिया है। तो ओपनिंग स्टॉक 17,500, दूसरा माल इनको भेजा गया ब्रांच को 3 लाख, यानी टोटल हुआ 3,17,000। 3,17,000 में से क्लोजिंग स्टॉक आप 30,000 माइनस कर दें तो कितना नेट इनका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, या कितने रुपए लागत का माल इन्होंने बेचा। 3,17,500 में से 30,000 घटा देंगे, 2,87,500 रुपये लागत का माल बिका है, लेकिन इसमें 20% प्रॉफिट जोड़ा जाएगा। वो प्रॉफिट जोड़ करके तब सेल्स आएगा। 20% जो प्रॉफिट जोड़ेंगे वो सेलिंग प्राइस पर, अगर 100 रुपये की सेल्स है 20 रुपये इनका प्रॉफिट होता है तो कास्ट उसकी 80 आएगी। 80 रुपये जब कास्ट होती है तो सेल्स होता है 100 रुपया, और जब कास्ट 2,87,500 है तो सेल्स कितना होगा वो निकालने पर कैलकुलेशन पर 3,59,000 यानी 3,59,375 होगा, यानी आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। इस तरीके से 9वां क्वेश्चन आपका रहा। 10वां क्वेश्चन में है डायरेक्ट मेथड। इन डायरेक्ट मेथड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज, क्या है ये, नॉट सोन इन ब्रांच अकाउंट, सोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच, इट इज़ रिड्यूस फ्रॉम द ब्रांच डेटर्स एंड इट इज़ सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम इसमें बता दें कि जो डायरेक्ट मेथड है वो उसमें ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए, और ब्रांच डेटर्स अकाउंट अलग से बनाया जाता है। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है। डेटर्स रिसीव्ड कैश जो है वो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है। लेकिन जो बैड डेट्स हैं, सेल्स रिटर्न है या क्रेडिट सेल्स है, ये सब ब्रांच डेटर्स अकाउंट में लिखे जाते हैं। जब हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाते हैं तो उसमें प्रोविज़न का फॉर डाउटफुल डेट्स भी नहीं लिखते हैं, केवल एक्चुअल बैड डेट्स जो है वो लिखते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स होगा उसको हम क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट में नहीं लिखेंगे, उसको ब्रांच अकाउंट में भी नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या कि जब हेड ऑफिस जो है सभी ब्रांचों का प्रॉफिट लेकर के जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाती है तो उसमें प्रोविज़न का अमाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाती है। तो इस तरीके से आप ये संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान का लेखा किया जाता है किसके अंतर्गत, डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत। कहाँ पर, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी इसका आंसर डी होगा। इस तरीके से ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, जबकि हम इसका अगले जो क्वेश्चन होंगे वो पार्ट 2 में देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।